अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। घर का बेटी लंका डाए मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जवेद चौधरी साहब को उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, इंटरव्यू दिया है और उनकी मर्ज़ी से जवेद चौधरी साहब ने कालम जो है वो लिखा है। उस कालम का मुकम्मल जो रुदाद है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के वालिद गुलाम उमर फ़ौज में मेजर जनरल थे। ज़ुबैर साहब MBA के बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड में दाखिल हुए और IBM के मिडल ईस्ट और अफ्रीका के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। 2012 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और 2013 की हुकूमत में नजकारी कमीशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और सिंध के गवर्नर मुंतखब हुए। ये पनामा केस मियां नवाज शरीफ की सज़ा और फिर जलावतनी के दौरान जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से राब्ते में थे और बतौर LC काम करते रहे। पैगाम रसानी की इस अमल में इनका सियासी कत्ल हो गया और पार्टी ने इन्हें अमलन कॉर्नर कर दिया। जवेद चौधरी साहब लिखते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर ने चंद दिन कबल मुझसे रब्ता किया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो जवेद चौधरी साहब से जो है वो रब्ता करते हैं और जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ साहब के राब्तों से मुतअल्लिक कुछ जो हकाइक हैं वो बयान करते हैं। उनमें से जो है वो स्टोरी का कुछ हिस्सा जो है वो जवेद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं उनकी मर्ज़ी से जो है वो पब्लिश कर रहा हूँ, जिसमें जो है वो कुछ हकाइक जो है उन्होंने बयान किए हैं। स्टोरी के चंद हिस्सों से मैं वाकिफ़ था, चुनाचे गुफ्तगू के दौरान मैं उनसे सवाल करता और ये नहायत ईमानदारी से जवाब देते रहे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो नहायत ईमानदारी से जवाब देते रहे और जवेद चौधरी साहब जो हैं वो उनसे सवाल करते रहे। जवेद चौधरी साहब आगे लिखते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे बहुत इज्जत दी और 2 अहम तरीन अदारों का चेयरमैन और गवर्नर सिंध बनाया। मैं जब नजकारी कमीशन का चेयरमैन था तो $1 बिलियन की नजकारी हुई। मैं मिलियन डॉलर के फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करता था, लेकिन नवाज शरीफ ने मुझे किसी काम से रोका और ना किसी की सिफारिश की। यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ था। आगे लिखते हैं कि लिहाजा मैं उनका दिल से जो है वो एहसानमंद हूँ और उनके एहसानात और इज़्ज़त की वजह से आज तक पार्टी में हूँ। मुझे 2018 में पार्टी छोड़ने और नई हुकूमत में अहम पोजीशन की ऑफ़र हुई थी। यानी कि PTI जो थी 2018 में जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को जो है वो ऑफ़र की थी जो है वो कुछ अहम पोजीशंस की। मुझे कहा गया था तुम गवर्नर भी रह सकते हो और नई हुकूमत में अहम पोर्टफोलियो भी ले सकते हो, बस तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के आगे भी ये शराइत रखी गई थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आपको जो है वो अहम पोर्टफोलियो जो है वो हुकूमत के अंदर अहम पोजीशन से जो है वो नवाज दिया जाएगा और उन्होंने इनकार कर दिया। आगे लिखते हैं कि मेरी बीवी ने भी कह दिया था कि तुमने अगर ये ऑफ़र कबूल की तो मैं तलाक ले लूँगी। हम लोग शरीफ फैमिली से इतने कमिटेड हैं। मैंने पूछा क्या जनरल बाजवा के कज़न अंजम नज़ीर वराइच आपकी फैमिली फ्रेंड हैं? ज़ुबैर साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं उनसे 40 साल पुराने तल्लुकात हैं। मैं जब भी इस्लामाबाद आता था उनके घर ठहरता था। मैंने पूछा क्या आप उनके ज़रिए जनरल बाजवा से मिलते थे? उनका जवाब था कि वो भी एक सोर्स थे, मगर गवर्नर की हैसियत से मेरे जनरल साहब से बराह रास्त तल्लुकात भी थे। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बतौर LC मोहम्मद ज़ुबैर साहब को जनरल बाजवा के पास भेजते रहे और साथ में ये भी कहते रहे कि हमारा जो है वो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। 27 अक्टूबर 2020 को मैं उनसे मिला। मैंने पूछा आप क्यों मिले? उनका जवाब था मैं मियां साहब का पैगाम लेकर उनके पास गया था। मैंने पूछा मुलाकात कैसी रही? मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जवाब था कि मुलाकात का दौरानिया 4 घंटे था। मियां साहब और मरियम नवाज़ पर पाबंदी थी। इनकी तस्वीर, आवाज़ और ख़बर तक मीडिया पर नहीं चलती थी। मैंने जनरल बाजवा को समझाया, रियासत ने, ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को समझाया था। रियासत ने शेख मुजीब से लेकर
بے نظیر بھٹو تک یہ پابندیاں لگا کر دیکھ لیں، کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ملک کا نقصان ہوا۔ اس بار بھی ان پابندیوں کی وجہ سے صرف ملک کا نقصان ہوگا۔ جناب باجوہ نے پوچھا، آپ بتاؤ، محمد زبیر صاحب سے کہتے ہیں جناب باجوہ صاحب، کہ آپ یہ بتاؤ کہ میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ تو محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، یہ فیصلہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا۔ آپ ریٹائر ہونے کے بعد لاہور جائیں اور دوسری طرف سے مریم نواز آئیں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ مریم نواز کو میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی؟ زبیر صاحب نے جواب دیا، یہ بات درست ہے، جناب باجوہ بار بار کہہ رہے تھے مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں جواب میں کہتا رہا یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل باجوہ سے، جو اس وقت کا موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ کیسے یہ جو ہے اتنی بات جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری اس کے بعد جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جنرل مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے بار بار جو ہے وہ پوچھنے پر انہوں نے کہا، اور میں جواب میں کہتا رہا یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں۔ بہرحال میری کوشش رنگ لائی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی۔ کس کی وجہ سے سپیس ملی؟ محمد زبیر کی وجہ سے، جو بطور ایل چی کام کرتے رہے اور انہوں نے یہ جو برف ہے یہ پگھلائی۔ مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں اور 20 ستمبر 2020 کو پی ٹی ایم بن گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا پی ٹی ایم آپ کے مذاکرات کا نتیجہ تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا ہاں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے مذاکرات ہو چکے تھے، جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ رضامند ہو چکے تھے مریم بی بی کو اور میاں نواز شریف صاحب کو سپیس دینے کے لیے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی۔ میں نے پوچھا، جوید صاحب کہتے ہیں کہ میٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ زبیر صاحب نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو ملاقات کی تفصیل سے مطلع کر دیا، اور مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا میں وہ پیغام لے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے ملا، اور اس مرتبہ جنرل فیض حمید بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی طویل تھی اور اس میں بہت کچھ طے ہوا۔ میں نے پوچھا، جوید صاحب کہتے ہیں کیا عمران خان کے جو حکومت ہے کہ خاتمے کا فیصلہ اس میٹنگ میں ہوا تھا؟ محمد زبیر صاحب بولے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ بعد کے تمام واقعات دیکھ لیں، میری میٹنگ 7 ستمبر کو ہوئی، پی ڈی ایم 20 ستمبر کو بنی، اور پھر عمران خان کی حکومت دن بہ دن کمزور ہوتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ پھر آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ انہوں نے محمد زبیر صاحب نے جواب دیا کہ مریم نواز نے 23 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہہ دیا تھا کہ سیاسی فیصلے جی ایچ کیو کے بجائے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، اور پھر میاں صاحب نے 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ میں تقریر کی، ان سے مسائل پیدا ہو گئے۔ یعنی یہ وہی تقریر ہے جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں موجودہ آرمی چیف کو، جرنیلز کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا تھا، ان کے اوپر تنقید کی تھی، اور کھلے الفاظ میں جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بولے تھے۔ اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب۔ آپ کی ملاقات کی خبر آئی ایس پی آر نے کیوں دی تھی؟ جوید صاحب نے محمد زبیر صاحب سے پوچھا۔ محمد زبیر صاحب کا جواب تھا کہ یہ خبر ڈی جی آئی ایس پی آر نے 23 ستمبر 2020 کو اے آر وائی پر بیپر دے کر ریلیز کی تھی۔ ارشد شریف مرحوم کو 7 بجے خصوصی طور پر اسٹوڈیو پر بٹھایا گیا تھا۔ کسی بھی اینکر کو جب کوئی خبر ملتی ہے، جب اس کو اندر کی کوئی بات پتہ چلتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو اس کو بریک کرنا ہوتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے تو اینکر جو ہوتا ہے جس کے پاس جتنا مضبوط جو ہے وہ سورس ہوتا ہے خبر کا، وہ اتنا زیادہ پاپولر ہوتا ہے، اور یہ ایک پاپولیرٹی کی کہہ لیں کہ وجہ بھی بنتی ہے۔ اس کے بعد ڈی جی کا ٹیلی فونک انٹرویو ہوا اور انہوں نے میری دونوں ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی
दोनों मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स मियाँ साहब को दे दी गई थी, जिसके बाद आपके मियाँ साहब से ताल्लुकात ख़राब हो गए। मोहम्मद ज़ुबैर का जवाब था, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं ये सिर्फ आपसे सुन रहा हूँ। ताहम ये हकीकत है, सितंबर 2020 के बाद मेरे मियाँ साहब से ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए थे। मुझसे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था आपने हमारे साथ गलत बयानी की थी। मेरा जवाब था मैं इतनी लंबी मीटिंग्स में नोटिस नहीं ले रहा था, मैंने जो बताया अपनी यादाश्त को बुनियाद पर बताया, लिहाजा अल्फाज का हेर फेर हो सकता है लेकिन इसका मफहूम जो है वो वही था। मैंने पूछा, जवेद चौधरी साहब कहते हैं कि क्या आपको ये रवैया बुरा लगा? मोहम्मद ज़ुबैर का जवाब था कि मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं उस वक्त मियाँ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा का तर्जमान था। जब पार्टी के तमाम तर्जमान भाग गए थे, कोई शख्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे 2017 में जनरल नवीद मुख्तार ने बुलाकर कहा था कि तुम लोग मरियम नवाज़ के साथ फौज के खिलाफ मीडिया सेल चला रहे हो। मैं उस वक्त गवर्नर था, मैंने उन्हें बताया था हमारी पार्टी के लोग टॉक शोज़ में जाते हैं, हम इसके लिए तैयारी करते हैं, हमारे मीडिया सेल में फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयानिया नहीं बनता। मुझे उस वक्त भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। असद उमर मेरा भाई है, ये पीटीआई में था। डॉक्टर आरफ अलवी और अली जैदी मेरे पुराने दोस्त हैं, हम इकट्ठे पले बड़े हैं। 2018 में जब तब्दीली आ रही थी तो तब्दीली लाने वालों और इन दोस्तों ने मुझे लंबी चौड़ी ऑफर्स दी मगर मैंने मुआज़रत कर ली। अक्टूबर 2021 में पंडोरा पेपर्स आए, इनमें सहाग डार के बेटे अली डार का नाम था। पार्टी में कोई शख्स दफा के लिए तैयार नहीं था, ये काम भी मैंने किया। मियाँ साहब और मरियम साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के तमाम तर्जमान जो हैं वो गायब हो गए मगर मैं मुसलसल बोलता रहा। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो नाराज़ तो होंगे कि जब कोई भी डिफेंड करने के लिए ये नहीं था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से लेकर मरियम साहिबा तक और फिर अली डार साहब तक जो है वो डिफेंड करते रहे। मैंने आखिर पैगाम रिसानी का वो काम भी किया जिसके नतीजे में मियाँ साहब भी नाराज़ हो गए और जनरल बाजवा भी। मुझे इन तमाम खिदमात का क्या फ़ायदा हुआ? मैं कारपोरेट सेक्टर से आया था, मिलियंस में तनख्वाह लेता था और करोड़ों की मराद थी, जबकि मैंने सियासत में मुफ्त काम किया। मैंने गवर्नर तक की तनख्वाह भी नहीं ली। मरियम साहिबा की हर पेशी पर कराची से आता था और मुहतरमा के पहुंचने से पहले अदालत पहुंच जाता था। यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब इतना सख्त नाराज़ हैं कि मरियम साहिबा का नाम लेने की बजाय उनको मुहतरमा से जो है वो नवाज रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इतनी सख्त नाराज़गी और बनती भी है भाई कि जब आपको डिफेंड करने वाला कोई ना हो और आपको वो डिफेंड करें और आप उनको उसका बदला ये दें तो नाराज़गी तो बनती है। लेकिन जब पीटीएम की हुकूमत बनी तो काबीना में 83 लोग थे, सिर्फ मैं नहीं था। मुझे इसका भी कोई मलाल नहीं, लेकिन मुल्क के बारे में मेरा एक नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ हम जब तक मईशत का खून चूसने वाले सरकारी अदारे फ़रोख्त नहीं करते, हम उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। PIA का खसारा 120 अरब रुपए है। आगा खान फाउंडेशन मुल्क का जदीद तरीन हॉस्पिटल जो है वो बना रही है, इसकी लागत 60 अरब रुपए है, जबकि PIA 120 अरब फूंक देती है। क्या मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए? नजकारी हमारे दौर में मुकम्मल होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, और अगर ये अब भी नहीं होती तो फिर हम दलदल में फंसे चले जाएंगे। मैंने जवेद चौधरी साहब ने पूछा कि सियासत में आपका तजुर्बा जो है वो कैसा रहा? मोहम्मद ज़ुबैर का जवाब था, कहा जाता है सियासत में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। हम 3 आए थे, मुल्क का सबसे कामयाब CEO असद उमर आया, मैं भी आया और मिफ्ता इस्माइल भी था। हमारे साथ क्या हुआ? हम तीनों सियासत से बाहर हैं, जबकि वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और ना बोल सकते हैं, वो सब तरक्की करते चले जा रहे हैं। आप इससे सियासत के मुस्तकबिल का अंदाज़ा कर लीजिए। यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो 2023 का साल इख्तिताम पजीर हुआ वो काफ़ी भारी उनके ऊपर साबित किया है, और वो तमाम बातें
غصے میں انہوں نے وہ بول دی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی ذکر کرتی رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ چپکے جو ہے وہ ملتے بھی رہے ہیں، مذاکرات کے جو ہے وہ باتیں بھی کرتے رہے ہیں، اور ٹی وی شو پہ ٹاک شو پہ آ کر اس کا انکار بھی کرتے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔